आज का ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन सबको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति और अम्ल क्षार लवण। ठीक है, यह क्लास 6 और क्लास 7 से मैंने लिया है। तो डिटेल पूरा उसके इस चैप्टर में क्या क्या है वन लाइनर के फॉर्म में इन्होंने बुक में जो लास्ट में समरी दी हुई है वो समरी, और साथ में जो MCQs है वे सारे चैप्टर्स के, और साथ में जो भी यहाँ पर ये कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स, वो सब भी मैंने यहाँ पर लिए हैं। देखो ट्रू फॉल्स तो आते नहीं है, आएंगे तो MCQ ही, लेकिन कुछ ऐसे ट्रू फॉल्स हैं जो आपको वन लाइनर्स के फॉर्म में आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो बस इसलिए मैंने वो सब कुछ लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति और अम्ल क्षार तथा लवण। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक विकल एजू पॉइंट, बस ऐसे नाम से भी सर्च करो तो मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम बात करें अगर समरी की, तो बुक की जो समरी है वो है कि प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। पदार्थ का वर्गीकरण उसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर किया जाता है। किसी वस्तु को बनाने में एक ही पदार्थ का प्रयोग होता है। इसको आप खुद ही पढ़ लो, उसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं पदार्थ। अनाज से कंकड़ पत्थरों को बीनना विधि द्वारा पृथक करते हैं। गेहूं से भूसा पृथक करने के लिए फटकना या ओसाना विधि है। द्रव में अघुलनशील ठोस पदार्थों को तलछटीकरण एवं निथारना, जैसे कि बालू पानी में अगर मिल जाए तो कैसे करोगे, तलछटीकरण और निथारना, छानना एवं अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक करते हैं। इसमें जो अपकेंद्रण विधि या सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेंट्रीफ्यूगेशन विधि द्वारा आप क्या कर सकते हो, क्या अलग करते हैं। इसके बाद आता है द्रव में घुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने में वाष्पन, आसवन एवं क्रिस्टलीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं। तो आसवन विधि इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आसवन विधि इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर अपकेंद्रण विधि, ये दो विधियाँ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथककारी कीप द्वारा पृथक करते हैं, जैसे कि तेल और पानी। अगला है रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वह मैं आपको बता दूँ। इम्पॉर्टेंट क्या है, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलीकरण, अपकेंद्रण और आसवन विधि। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है और साथ में यहाँ से ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सब तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला है द्रव में पदार्थ के कण ठोस के कणों की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं। ठीक है, गैसीय अवस्था में पदार्थ के कण द्रव की तुलना में एक दूसरे से काफ़ी अधिक दूरी पर होते हैं। यह बात कर रहा है अंतराअणुक बल की। ठीक है, जो पदार्थ होते हैं उनके जो अणु हैं वह एक दूसरे से अणु अपने आपस में जुड़े होते हैं अंतराअणुक बल के द्वारा। तो जिनमें अंतराअणुक बल सबसे ज़्यादा होता है वह ठोस होता है, जिनमें कम होता है वह द्रव होता है, जिसमें बहुत कम होता है वह गैस होता है। ठीक है, द्रव तथा ठोस की तुलना में गैस अत्यधिक संपीडनीय यानी कंप्रेसिबल होता है, क्योंकि गैस में क्या है, अंतराअणुक बल बहुत कम है। तो जब इसमें हम दबाव डालेंगे तो वह ज़्यादा से ज़्यादा पास आ जाएगा। ठीक है, अगला पदार्थों के कणों के मध्य अंतरावकाश या रिक्त स्थान होते हैं। वही जो बीच में गैप हो जाते हैं अणुओं के बीच में, तो जितना ज़्यादा गैप होगा अंतराअणुक बल उतना कम होगा। अगला विलयन में नमक या शर्करा जैसे विलेय पदार्थ जल में घुलने पर जल के कणों के मध्य विद्यमान रिक्त स्थानों में समाहित हो जाते हैं। यही वजह है कि एक गिलास पानी में अगर 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना भी चीनी बोलो, उसका आयतन बढ़ता नहीं है, वह उतना का उतना ही दिखाई देता है, बढ़ता तो है नहीं। क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसमें जल में जब वो घुलता है तो जल के कण के मध्य विद्यमान जो रिक्त स्थान होते हैं उन्हीं रिक्त स्थानों में जो चीनी या जो भी होता है वह उसमें समाहित हो जाता है। अगला विभिन्न तत्वों को एक निश्चित प्रतीक या चिन्ह के रूप में रखते हैं। प्रतीकों द्वारा तत्वों का नाम ज्ञात होता है और साथ में यहाँ पर बताएं कि तत्व का नाम और परमाणुओं की संख्या कितनी है यह भी ज्ञात हो जाता है।
सिरका, नींबू का रस, दही, इमली, कच्चा आम खट्टा होता है। खट्टा पदार्थ सामान्यतः अम्लीय होता है। भस्म क्षारक या बेस कहलाते हैं। जो क्षारक जल में विलेय होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ठीक है, जो क्षार जल में विलेय होते हैं उनको क्षार कहते हैं, जो क्षारक जल में विलेय होते हैं उनको क्षार कहते हैं। ठीक है, अगला, सूचकों द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में सूचक के रंग अलग अलग होते हैं। लिटमस, हल्दी और गुड़हल प्राकृतिक सूचक हैं। जो लिटमस होता है वह लाइकेन से बना होता है। ठीक है, तो इसीलिए यह प्राकृतिक इसको सूचक कहा जाता है। ठीक है, अगला देखो, अम्ल तथा क्षार की क्रिया से लवण बनता है। यहाँ पर जितने भी मैंने यहाँ पर टिक लगाए हैं ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, नीचे वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अब है क्वेश्चन, वर्गीकरण आवश्यक होता है। वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हैं, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने, विद्यालय के पुस्तकालय है तो सभी हेतु तो वर्ग यहाँ पर व्यवस्थित रखने के लिए भी इम्पोर्टेंट था। विद्यालय के पुस्तकालय हेतु भी, तो यहाँ पर क्या हो गया, सभी हेतु। किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। तो द्रव को जब गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा। देखो, इसी द्रव में अगर जल की बात होती कि जल को गर्म करने पर वह किस में बदलता है, तो जल किस में बदलेगा, जल वाष्प में बदलेगा। ठीक है, लेकिन जल वाष्प क्या है, एक गैसीय अवस्था ही है ना। तो यहाँ पर द्रव की बात कर रहा है, यानी कोई भी द्रव हो, वह जल भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो वह किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा। अगला क्वेश्चन है, गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह उसकी तली में बैठ जाएगी, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। तो यह समझ लो, वह पूरी तरह से उसमें फैल जाएगी। ठीक है, अगला इसमें ऑप्शन 2 है। अगला है, पदार्थ की निर्माण इकाई है। तो पदार्थ की जो निर्माण की इकाई है वो क्या होती है, परमाणु होती है। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है क्वेश्चन है क्या, कहाँ गया, अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो वो ठोस में होगा। अब आप यहाँ पे खुद ही ऑप्शन देख लो कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा है, धावन सोडा किसे कहते हैं। तो जल्दी से बता दो जरा, तो धावन सोडा किसे कहते हैं। ये आपके लिए काम है, आप खुद भी इसे कर सकते हो, इसमें कुछ मुझे बताना नहीं है। धावन सोडा किसे कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा किसे कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। अगला, इनमें से कौन प्रबल अम्ल है। तो 3 प्रबल अम्ल हमने आपको बताए थे कुछ पहले, जब अम्ल, क्षार और लवण पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था 3 प्रबल अम्ल, HCl, ठीक है, HNO3 और H2SO4, यानी कि क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड। तो यह क्या है, एक प्रबल अम्ल है। और मैंने आपको बताया था कि जब आप HCl और HNO3 को मिलाते हैं तो क्या बनता है, अम्लराज बनता है। किस संबंध में, 3 संबंध है 1 के अनुपात में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद ही करोगे इसको मैं नहीं बताने वाली हूँ। निम्नलिखित में से अम्ल, क्षार एवं लवण को अलग अलग छांट कर लिखिए। ये आप खुद कर लेंगे। निम्नलिखित में किसकी क्रिया से क्या बनता है, तो ये भी आप खुद करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। इनमें से कौन सा सूचक नहीं है, इंडिकेटर कौन सा नहीं है, लाल लिटमस, फिनाफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, एंटासिड। तो इसमें एंटासिड क्या है, इंडिकेटर नहीं है, बाकी ये तीनों ही क्या है, इंडिकेटर या सूचक हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, कम से कम तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। तो ये कितने तत्व होंगे, कम से कम 2 तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान सबसे कम होता है, यानी नगण्य होता है। ठीक है, जल की 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं, जल की 3 अवस्थाएं कौन सी हो सकती हैं, जल है तो या तो इसका ठोस होगा तो बर्फ बनेगा, या द्रव के रूप में होगा तो जल बनेगा, और उसके बाद गैस के रूप में होगा तो क्या होगा, जल वाष्प बनेगा। तो जल की 3 अवस्थाएं, बर्फ, ठीक है, पानी, नीले लिटमस को क्या कर देता है। तो देखो, जब नीला लिटमस होगा तो वो कैसा होगा, ब्लू होगा। ब्लू लिटमस को अगर हम एसिड में मिलाते हैं तो कैसा हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अम्ल नीले लिटमस को किस में चेंज करता है, रेड में चेंज कर देता है। ठीक है, आपको बस इतना याद कर लेना है, BARBB। ठीक है, बस आपको इतना याद करना है, BARBB, बार्ब। बार्ब आपने अगर याद कर लिया तो पूरा हो जाएगा। ब्लू
अगर एसिड में मिलेगा तो रेड होगा, रेड अगर बेस में मिलेगा तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना याद रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भस्म का स्वाद कैसा होता है? तो भस्म का स्वाद कैसा होता है? कैसा होगा भस्म का स्वाद? क्षारीय होता है। ठीक है, तो भस्म कैसा लगता है? जैसे कसैला। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था कि जो भस्म पानी में घुल जाते हैं वे क्या कहते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो भस्म यानी क्षारक जो होते हैं अगर वे पानी में घुल जाए तो क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाएगा? तो अम्ल क्षार से जब क्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला, यहाँ पर देखते जाइए। अब आता है वन लाइनर्स, पूरा डिटेल हम आपको वन लाइनर्स में बता देते हैं। तो क्या है यहाँ पर आप समझिए, पदार्थ क्या है? जिसमें भार हो और जो स्थान घेरता हो उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का द्रव और गैस में बांटे गए हैं। रासायनिक वर्गीकरण में यह तत्व यौगिक और मिश्रण में बांटे गए हैं। लक्षणों के आधार पर अगर वर्गीकरण करें तो अवस्था के आधार पर, जल में घुलनशीलता के आधार पर, जल के सापेक्ष भार के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर, कठोरता के आधार पर और चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर हमने पदार्थों को बांटा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें अवस्था के आधार पर तो यह ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस, इसके अणु बहुत ही पास पास होते हैं। इसमें आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है और जो आकर्षण बल होता है उसे क्या कहते हैं? अंतराअणुक आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, इसका आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित होते हैं। द्रव के अणु ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं। आकृति अनिश्चित होती है, आयतन निश्चित होता है। गैस के अणु बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, यानी कि इनके बीच का आकर्षण बल नगण्य होता है या न के बराबर होता है। ठीक है, इनकी आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। दूसरा, जल में घुलन के आधार पर पदार्थ 2 तरह के होते हैं। एक होता है विलेय, दूसरा होता है अविलेय। जैसे कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो एक द्रव में तो विलेय होते हैं लेकिन दूसरे द्रव में अविलेय होते हैं। जैसे कि नमक जल में तो विलेय है लेकिन मिट्टी के तेल में अविलेय है। अगला, जल के सापेक्ष भार के आधार पर कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो पानी में डूब जाती हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं जो पानी पर तैरती रहती हैं। तो जो पानी में डूब जाती हैं वो जल से भारी कहलाती हैं और जो पानी पर तैरती रहती हैं वह क्या कहलाती हैं? पानी से हल्की होती हैं। अगला देखते हैं, जैसे कि सरसों का तेल ये पानी से हल्का होता है। मोम ये क्या होता है? पानी से हल्का होता है। कभी मोम पानी में डालिए तो क्या होगा? वो ऊपर तैरता रहेगा। जबकि लोहे का टुकड़ा अगर पानी में डालिए तो वो अंदर चला जाएगा। पारदर्शिता के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो पूर्ण पारदर्शी, ठीक है, दूसरी अपारदर्शी और तीसरी अल्प पारदर्शी। ठीक है, अगला, कठोरता के आधार पर वस्तुएं होती हैं 2 तरह की, एक मुलायम और दूसरी कठोर। इसके साथ ही चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर कुछ वस्तुएं जो चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाती हैं और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती हैं। तो एक चुंबकीय होती हैं जो कि आकर्षित हो जाती हैं, जैसे कि निकेल, कोबाल्ट, आयरन। ठीक है, और अचुंबकीय वस्तुएं जैसे कि प्लास्टिक या इसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है। इसके बाद बात करें अगर पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई, तो पदार्थ के जो बनते हैं, जो पदार्थ वे किससे बनते हैं? अणु से बनते हैं। और अणु क्या है? सूक्ष्मतम कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन यह अणु भी परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु वे सूक्ष्मतम कण होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी जब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे तो अणुओं का निर्माण करते हैं और यही अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और किसी भी तत्व के जितने भी अणु होते हैं, किसी भी तत्व के जो भी अणु होते हैं वे सभी एक जैसे ही होते हैं। यानी किसी भी अणु में वह सभी गुण होता है जो उसके तत्व में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ तत्वों के नाम लिखे हुए हैं और उसके सामने उसका जो संकेत है, तत्व के जो परमाणु प्रतीक हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। तो इसका एक नियम यह है, यहाँ पर बताने का मतलब यही है कि सिर्फ मैं आपको नियम बताने वाली हूँ कि जब यहाँ पर बनाया गया था इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँ, कहीं मैंने इसको नोट किया था। यहाँ पर नहीं है, अच्छा इधर उधर चला गया क्या ये? थोड़ा सा पेज इधर उधर हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ देखने के बाद वहाँ चलते हैं। जो परमाणु होते हैं ना, वे परमाणु जैसे कि कुछ ऐसे परमाणु हैं जो एक अणु ही परमाणु से और नियान, ठीक है, ये अक्रिय गैसें एक अणु एक ही परमाणु से बना होता है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन
ये ऐसे तत्व हैं जिनका एक अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बना होता है। जैसे आप देख रहे हो ना, ऑक्सीजन में दो जब अणु होंगे, जो 2 परमाणु होंगे तभी अणु का निर्माण होता है, ठीक है। नहीं तो उसको क्या कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन या नवजात हाइड्रोजन कहेंगे जब वह एक ही परमाणु होता है, तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं ना। तो इसका मतलब है कि यह जो तत्व है, इसका एक अणु 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। यौगिक के जो गुण होते हैं वे उसके अवयव तत्वों के गुण से बिल्कुल अलग होते हैं। इसका करने का मतलब ये है कि जैसे जल, ठीक है, जल क्या करता है, आग को बुझा देता है, जबकि वही अगर ऑक्सीजन, जो और उसमें क्या है, जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ज्वलनशील है और ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में सहायक है। और पानी जब इन दोनों से बनता है तो क्या करता है, वह आग को बुझाने का काम करता है। अगला देखिए, यौगिक के तत्वों के जो प्रतीक होते हैं, इनके बारे में डाल्टन ने दिया था 1808 में। और उन्होंने कहा था कि जो भी वर्ड हैं, जो भी तत्व हैं, उनके जो पहले अक्षर हैं उनको क्या करना है कि वृत्ताकार संकेत, उनको मतलब एक वृत्त में रख देना है और उसको अलग अलग कलर दे देना है, ठीक है। जैसे कि एल, यहाँ पर देख रहे हो एल और जी को दिया गया, अलग अलग कलर दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके बाद जे बर्लिसियस आए, ठीक है। तो जे बर्लिसियस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं कि जो तत्व के नाम का पहला अक्षर है वही तत्व का प्रतीक हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल का मतलब क्या हो गया, लेड, लेड का मतलब शीशा होता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर जी का मतलब क्या होता है, गोल्ड होता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसका नाम ऐसे दिया, और जैसे गोल्ड था ना, तो गोल्ड को इन्होंने पीले रंग से कलर कर दिया। तो एक कहा कि गोल्ड पीला होता है, तो यहाँ पर जी देख के हम समझ जाएंगे कि पीला होगा, ये गोल्ड है, ठीक है। लेकिन जब बर्लिसियस आए तो उन्होंने कहा कि तत्व के नाम का जो पहला अक्षर होगा वही उसका प्रतीक बन जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद किया गया, लेकिन 100 साल बाद तत्काल तो लोगों ने इसको उपेक्षित कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, किसी ने नहीं माना साइंटिस्ट ने। लेकिन आफ्टर 100 ईयर्स इसको काफ़ी ज़्यादा मान्यता मिली और अब यही चल रहा है। लेकिन ये देखा गया कि कुछ ऐसे नाम हैं जो पहले तो हमने उसके पहले अक्षर से रख दिए, लेकिन बाद में कुछ ऐसा खोजा जा गया कि जिसमें दोनों का नाम सेम आ रहा था, जैसे कि कार्बन और कोबाल्ट, ठीक है। कार्बन भी सी से है, कोबाल्ट भी सी से है। तो फिर जब दूसरा वाला नाम खोजा गया तो उसको क्या किया गया, उसके बाद का जो दूसरा लेटर आता है उसको भी साथ में रख दिया गया, जैसे कार्बन का सी, कैल्शियम का सी ए, कोबाल्ट का सी ओ, ठीक है। तो इस तरह से उनके नाम को रखा गया और अब भी यही चलता है। और तत्व का जो संकेत होता है वह तत्व के नाम और तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, तो परमाणुीय प्रतीक का समूह होता है जिसे तत्व या यौगिक को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी तत्व या यौगिक को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, जो परमाणुीय प्रतीक यूज करते हैं उसको हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। अणु सूत्र या सूत्र क्या होता है, तो तत्व के प्रतीक को दर्शाने वाला परमाणुीय प्रतीक जो होता है वह अणु सूत्र होता है। जैसे कि H2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर अणु का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर O2 का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन तत्व है उसमें 2 परमाणु मिले हुए हैं। यहाँ पर P4 का मतलब क्या है, फास्फोरस के 4 परमाणु मिलकर एक फास्फोरस अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके बाद परमाणुकता, किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या होती है वही परमाणुकता कहलाती है। जैसे H2 में कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, ठीक है। तो एक तत्व है और एक तत्व को बनाने के लिए कितने परमाणु की आवश्यकता हो रही है, 2 परमाणुओं की, ठीक है। इसके बाद यौगिक का अणु सूत्र, यौगिक के एक अणु में तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या होती है वह उसका यौगिक का अणु सूत्र कहलाता है। जैसे कि H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और 2 अणु हैं और परमाणु हैं, और ऑक्सीजन का 1 अणु है, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिल रहा है, तो क्या बन रहा है, यौगिक का 1 अणु बन रहा है, ठीक है। मतलब इसमें जो तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, उसमें 2 परमाणु है और ऑक्सीजन में 1 परमाणु है, ठीक है। इसके साथ ही जब यह दिखाना हो कि इनकी संख्या कितनी है, ठीक है, यह कितने अणु हैं, अभी तो हमने ये देखा कि कितने परमाणु हैं, लेकिन अगर ये देखना हो कि इसमें कितने अणु हैं तो इनकी संख्या को हम आगे लिख देते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि कोई यौगिक है, जल का यौगिक है जिसमें कि 2 तत्व हैं, ठीक है, जल के जो तत्व हैं जिसमें 2 अणु हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, 2H2O, ठीक है। तो ये यौगिक के परमाणु या अणु की एक से अधिक संख्या दर्शाने के लिए प्रतीक के पहले दर्शाई जाने वाली संख्या लिख दी जाती है। ठीक, तो ये 1 लाइनर्स है और सब आप जानते हो, बट इसमें ऐसे दिया हुआ था तो मैंने लिख दिया आपके लिए। तो अब यही चीज़ें यहाँ पर हैं,
यहाँ पर ये चीज़ें थी जो मैंने आपको आगे बताया था, किया था ये इन सब के नाम हैं। अब जैसे कि कार्बन है तो कार्बन को सी से लिख दिया, तो कैल्शियम को Ca, क्लोरीन को Cl और कोबाल्ट को CO से लिखा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनको लैटिन में रखा गया, ठीक है। तो लैटिन वर्ड जो हैं उनको देखा गया, जैसे सोडियम, सोडियम को हम क्या कहते हैं, नेट्रियम है, लैटिन इसका नाम नेट्रियम है और इसको Na से लिखते हैं। इसी तरह कॉपर, कॉपर को क्यूप्रम है तो इसको Cu से लिखते हैं। और आयरन, आयरन को क्या लिखते हैं, फेरम, ठीक है, Fe से लिखते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम को क्या है, पोटेशियम का अगर लैटिन नाम कहें तो एक कैलियम है तो इसको K से लिख देते हैं। और सिल्वर, सिल्वर का अर्जेंटेनम है तो Ag से लिखते हैं। गोल्ड, गोल्ड को ऑरम कहते हैं, Au। मरकरी, मरकरी को हाइड्रागाइरम हाइड्रागाइरम कहते हैं, इसको Hg से लिखते हैं, ठीक है। तो यह इसके बारे में। अब हम बात करें इनके कितने परमाणुओं की संख्या है, तो जैसे NaCl, NaCl में कितने परमाणुओं की संख्या है, एक Na का परमाणु है और एक Cl का परमाणु है, मतलब एक सोडियम और एक क्लोरीन परमाणु है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का परमाणु है और 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4, इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं, यही याद रखना है, गंधक का अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4 परमाणु मिलकर बनाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का एक यौगिक। का परमाणु सिद्धांत आया तो उन्होंने ये कहा था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत बाद में इसी आधार पर आया था कि जो तत्व होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बने होते हैं जिसे हम एटम कहते हैं। लेकिन जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत आया उसने ये कहा कि परमाणु विभाज्य होते हैं, लेकिन यह जब कहीं मिलते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में यह पूरी तरह से मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टूटे खंडों में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लें, रासायनिक अभिक्रिया में जब ये भाग लेते हैं तो पूरी तरह से भाग लेते हैं, लेकिन जो इनका विभाजन होता है वह किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हो सकता है। अगर हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और साथ में मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ जो होता है वो तत्व और यौगिक होते हैं, इनका एक निश्चित संगठन होता है, ठीक है। अगर यौगिक की बात करें तो यौगिक में जो तत्व होते हैं वे तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं, जबकि मिश्रण में ये क्या होता है, अनुपात अनिश्चित होता है। जो और मिश्रण की बात करें तो यह समांग और विषमांग दो तरह के मिश्रण हो सकते हैं। तत्व एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और ये सब कुछ है उसमें लोहा है तो उसको हम चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग करते हैं, ठीक। इसी तरह से अगर मान लो कपूर मिला हुआ है किसी ठोस में, अलग बहुत सारे जैसे नेफ्थलीन है, कपूर है, ये सब किसी चीज़ों में मिले हुए हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग कर सकते हैं। क्योंकि जो कपूर, नौसादर, नेफ्थलीन और आयोडीन, इनकी खास बात ये होती है कि यह द्रव में नहीं बदलते, सीधे ठोस से गैस में तब्दील हो जाते हैं, और बाद में वह गैस अगर ऊपर आप किसी चीज़ से कवर कर दें तो फिर से वह चेंज हो जाते हैं ठोस में, ठीक है। अगर अघुलनशील ठोस पदार्थ अगर द्रव में मिले हुए हैं तो उनको कैसे अलग कर सकते हैं, तलछटीकरण या निथारने के द्वारा, छान कर या फिर अपकंडरण के द्वारा। जैसे कि जो दूध की मलाई होती है, ठीक है, दूध से मलाई अगर आप निकालना होता है तो उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन से निकाल सकते हैं, या फिर दूध दही से मक्खन निकालना हो तो उसे हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से निकाल सकते हैं। जो मक्खन के